राधे राधे दोस्तों, हम आज यूपी पीसीएस के एआरओ का प्रीवियस ईयर का पेपर हल कर रहे हैं, जिसमें हम पीसीएस 2023 के आरओ पेपर को हल किया जाएगा। और इसमें हम ये देखेंगे कि क्या हमारी रणनीति होगी आने वाले टाइम में, और इसका हम एनालिसिस करेंगे कि कितना क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया, और हम अगली रणनीति भी बनाएंगे। और ये कार्यक्रम हम डेली जो अपना पीसीएस पेपर हल करने का है, तो ये हम लोग डेली हर सैटरडे को मिलेंगे, शनिवार के दिन 10:30 बजे आप पेपर हल किया जाएगा। उसमें हमारा टारगेट यही होगा कि आप यूपी पीसीएस एआरओ से रिलेटेड या यूपी पीसीएस से रिलेटेड पेपर हल किया जाएगा। और उसमें हर सैटरडे आप 10:30 बजे जुड़ सकते हैं। इसके लिए मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि आप हर सैटरडे को पेपर हल किया जाएगा, और एआरओ का पेपर होगा मेंस और प्री दोनों के लिए। और आप जुड़िए और सीखिए कैसे क्वेश्चन हल किया जाए, क्या उत्तर। और बार बार वीडियो देखने या उसको सुनने से हमें क्या होता है कि हमारे मेमोरी में बहुत लॉन्ग टाइम तक पड़ा रहता है। इसलिए तो हम शुरू करते हैं जो बचा हुआ पार्ट है। हम 2 लेक्चर तो ऑलरेडी हो चुका है, थर्ड लेक्चर है, और थर्ड लेक्चर के बाद क्या कि ये आज कंप्लीट हो जाएगा 2023 का, जो कैंसिल हो गया था। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। तब तक हम लोग 98 तक पहुंच चुके थे, तो आज 98 से शुरू करेंगे। तो 98 जो क्वेश्चन है, तो ये पहला क्वेश्चन हम 98 वाला देखते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें बोल रहा है कि कोयला के भारत के कोयला खनन की महत्वपूर्ण घटनाओं पर विचार करना है, जिसमें इसके कारण काला कला अनुक्रमक व्यवस्थित करना है कि कौन सा काल में कौन, मतलब इसे कॉनिकल ऑर्डर में करेक्ट सेटिंग करनी है। ठीक, और ये बताना है कि कौन पहले हुआ था, उसके बाद कौन लास्ट में। तो पहला है फर्स्ट प्रोडक्शन ऑफ कोल इन रानीगंज। सेकेंड ऑप्शन है स्टेबलाइजेशन ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड CIL। थर्ड ऑप्शन है नेशनलाइजेशन ऑफ द कोल माइनिंग। फोर्थ ऑप्शन है स्टेबलाइजमेंट ऑफ द नेशनल कोल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? 1 2 3 4 पहला, दूसरा 3 1। इसमें हम अगर देखते हैं ऑप्शन, तो हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट, क्योंकि सबसे पहले रानीगंज, उसके बाद CIL स्टेबलाइजमेंट ऑफ द कोल इंडिया लिमिटेड, नेशनलाइजेशन ऑफ द कोल माइनिंग हुआ था, कोल माइन स्टेबलाइजेशन ऑफ द नेशनल कोल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लास्ट में है। उसका एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं क्या एक्सप्लेन किया गया है। एक्सप्लेनेशन में ऑप्शन सी दिया गया है, तो ऑप्शन सी होगा, थोड़ा सा गलती हो गई। ठीक है, ऑप्शन सी कौन सा सही है? तो ऑप्शन सी। ठीक, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ऑप्शन सी, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो एक्सप्लेनेशन में क्या कहा गया? तो एक्सप्लेनेशन में ये कहा गया कि भारत में वाणिज्य कोल खनन की शुरुआत 1774 ईस्वी में, 1774 में दामोदर नदी के तट पर स्थित रानीगंज कोल्डफील्ड में ईस्ट इंडिया के मैसर समूनेरू और हिटली द्वारा किया गया। किसके द्वारा? मैसर समूनेरू और हिटली द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1774। अब ये भी देख सकते हैं इस समय रेगुलेटिंग एक्ट भी आया था का 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट के बाद ही इसको शुरुआत किया गया था। याद कर सकते हैं, याद करने का तरीका भी है क्या? रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, तो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसके बाद ये घटना हुई थी। फिर उसके बाद भारत देश आज़ाद हुआ। देश आज़ाद होने के बाद वर्ष 1956 में भारत सरकार के उपक्रम राष्ट्रीय कोल विकास निगम NCDC की स्थापना हुई। कब हुई? 1956 में NDC की स्थापना हुई। कोल खदानों के राष्ट्रीयकरण के 2 चरण किया गया। पहला कोकर कोल खानों का वर्ष 1971 से 1972 में, और उसके बाद 73 में काकोकर कोयल खानों का, यानी यहाँ पर हमारे कोल का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था, कोल माइंस का राष्ट्रीयकरण 2 चरण में हुआ था। पहला चरण 1771 से 1772, दूसरा चरण हमारा 73, मतलब बांग्लादेश के बनने के टाइम और बांग्लादेश के बनने के बाद। 73 को हम याद करने की कोशिश करें तो केशवानंद भारती केस से जोड़ सकते हैं। इसी टाइम केशवानंद भारती केस भी का जजमेंट आया था। ठीक, 73 में। तो 71 में और 73 में 2 चरण में हुआ था कोल का राष्ट्रीयकरण। पहले कोकर कोल खानों का, फिर उसके बाद कोकर कोल खानों का।
कोकर और आकोकर, ठीक। और इसको जो अधिनियम 73 के तहत बनाएगा, जो 1/5/1973 को सभी खानों के लिए राष्ट्रीयकृत था, ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद कोल इंडिया लिमिटेड CIL राष्ट्र के स्वामित्व वाली कोल खनन कंपनी नवंबर 75 में अस्तित्व में आई। अतः क्रम हमारा 1, 4th, 3rd और 2nd लास्ट में सही है, हमारा C वाला सही है, ठीक। यहाँ पर एक रीजनिंग दिया गया है जिसमें पूछा गया है कि कौन सा इसमें मिसिंग नंबर है। तो मिसिंग नंबर को हल करने के लिए आपको 2 तरीका है। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो पहला तरीका ये है कि आप इसका डिफरेंस निकालिए। क्या डिफरेंस, कितना का डिफरेंस है, तो ये देखें 5 है। यहाँ का डिफरेंस देखते हैं तो 15, यहाँ पर 8 5 13 5 है, यानी 5 का डिफरेंस जा रहा है क्या। फिर अगर 13 और 5 का देखते हैं, 13 तो 14 में से 1 11 का डिफरेंस है, डिफरेंस 11 का है। फिर यहाँ पर अगर देखते हैं डिफरेंस हम, तो ऐसे क्वेश्चनों में हम डिफरेंस देखते हैं, डिफरेंस के बाद एडिशन देखते हैं कि ऐड करने पर क्या मिल रहा है। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई देखते हैं, फिर उसके बाद डिवीजन देखते हैं। तो सब्ट्रैक्शन पर ये नहीं कुछ हो रहा था, एडिशन पर देखते हैं। तो एडिशन से अगर हम ये देखते हैं तो एडिशन करने पर क्या मिल रहा है, तो हम 8 5 करने पर 13 मिल रहा है। उसी तरह से 13 और 24, 13 8 5 8 3 13, 8 और 3 8 3 13 कैसे होगा। यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि क्या इसको जोड़ते हैं तो क्या मिलेगा, 8 3 जोड़ेंगे तो हमें 11 मिलेगा, 11 में 2 जोड़ देंगे तो हमें 13 मिलेगा, ठीक। अब उसके बाद 13 यानी 2 जोड़े हैं, फिर 13 + 8 जोड़ते हैं, क्या मिलेगा, इस +3 जोड़ देंगे तो मिल जाएगा 24, ठीक। क्या मिलेगा, 24। उसी तरह से हम 13 हो गया, उसके बाद 24 + 13 जोड़, फिर 4 जोड़ते हैं तो हमको मिल जाएगा 41। यानी उसमें देख रहे हैं तो 2 3 4 एक क्रम मिलता जा रहा है, यानी 2 को जोड़ो और उसका एक क्रम बढ़ता जाता है, यानी हमको एक सीक्वेंस मिल गया। अब क्या करना है, ये 41 + 24 + 5, ठीक, जोड़ने पर हमें मिलेगा। फिर उसके बाद 70 + 71 41 + फिर 6 जोड़ेंगे तो मिलेगा हमें 117। तो हमारा आप देख सकते हैं इसमें विलुप्त संख्या आराम से बताई गई है। देखिए क्या है, 3 8 जोड़ा 13 24 जोड़ा, यानी फिर 4 5, ये देख रहे हैं कंटिन्यूटी एक सीरीज मिल रही है, 1 2 3 4 जोड़ते हैं तो 117, यानी हमारा ये अपना nवां पद। यहाँ से ये फार्मूला भी है विलुप्त संख्या निकालने का, nवां पद निकालने का। nवां पद निकालने का फार्मूला क्या है, n-1वां पद प्लस n-2वां पद प्लस n-1 पद, ठीक। ये सीरीज का फार्मूला है, यहाँ से निकाला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा की आयु, पूर्व प्राथमिक शिक्षा की आयु 3 से 5 वर्ष निर्धारित है। प्राथमिक शिक्षा की आयु 6 से 11 वर्ष निर्धारित है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बताना है। जो प्राथमिक शिक्षा है वो 3 से 5 का निर्धारित है, जो कि गलत है, 3 से 5 नहीं है, ठीक। 3 प्राथमिक शिक्षा 3 नहीं है, ठीक। अब यहाँ पर बोला 6 से 11 प्राथमिक शिक्षा की आयु निर्धारित है, यह भी गलत है, ठीक। दोनों ही ऑप्शन गलत है। तो नई शिक्षा नीति के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। नई शिक्षा नीति जो है हमें 2020 में आई है, एजुकेशन पॉलिसी, इसमें नियम बदल दिया गया है। इसमें क्या नियम है कि 5 3 प्लस यानी 5 + 3 + 4 के पाठ्यक्रम को बनाया गया है, जिसमें फाउंडेशन को 2 भागों में विभाजित किया, आंगनबाड़ी तथा पूर्व प्राथमिक वर्ष में 3 वर्ष का, कक्षा 12 कक्षा 1 से लेकर 2 तक 2 वर्ष तथा 3 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए निर्धारित किया गया है, ठीक। प्रारंभिक और प्राथमिक शिक्षा के शिक्षा के लिए कक्षा 3 से 5 तक के बच्चों की उम्र क्या 8 से 11 वर्ष तक निर्धारित किया गया है, ठीक, समझ रहे हैं। तो आप इन एजुकेशन पॉलिसी का यहाँ पर एज से रिलेटेड किया गया है, तो एज में किया दिया, बस इतना ध्यान दीजिए कि प्राथमिक के पूर्व जो है 3 वर्ष का निर्धारण किया गया है,
आंगनबाड़ी में 3 वर्ष का बच्चा पढ़ेगा, आंगनबाड़ी में जाएगा, उसके बाद कक्षा 1 में जाएगा। तो 3 वर्ष से पूर्व होना चाहिए आंगनबाड़ी। अगर 3 साल का है तो कक्षा 1, 2 से 3 से यहाँ पर दिखा है। कक्षा 1 और 2 के लिए 2 वर्ष तक, 3 से 8 वर्ष तक के बच्चों के निर्धारित है। ठीक, अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछवाइया चित्रकला किस देवता से संबंधित? पिछवाइया पेंटिंग जो है किससे संबंधित है? पिछवाइया अपना सबसे सिंपल ये ध्यानिए, पीठ दिखा के कौन भागता था? रणछोड़ किसको कहा गया? कृष्ण जी को। तो कृष्ण जी हैं। ठीक, कृष्ण। पिछवाइया चित्रकला श्री कृष्ण श्रीनाथ श्री कृष्ण से संबंधित। पिछवाइया का अर्थ होता है पीछे वाली। पिछवाइया का अर्थ होता है पीछे वाली। कपड़े पर बनाए जाने वाले पिछवाइया चित्र बड़े आकार के होते हैं, पूर्ण रूप से श्रीनाथ जी को समर्पित है। ये श्री कृष्ण की लीलाओं का जीवन चित्रण की जानकारी देता है। इस चित्रकलाओं को मुख्य मूर्ति के पीछे दीवार पर लगाया जाता है। चित्रकलाएं मुख्य रूप से राजस्थान के राजमंद जिले में स्थित नाथ द्वार के श्रीनाथ मंदिर को प्रदर्शित की गई है, में प्रदर्शित की। नेक्स्ट, यहाँ शेड्यूल 6 से रिलेटेड है, जो कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड है, तो वहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया। तो इसमें बोला गया शेड्यूल 6 में जो ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरिया उसके बारे में बताना, जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित। तो जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित ये शेड्यूल हुआ। तो इसमें हमारे इतना जान लीजिए कि 4 स्टेट आते हैं। कौन कौन आते हैं? तो वो स्टेट आते हैं जो स्टेट हमारे बांग्लादेश से टच करते हैं। तो बांग्लादेश से कौन कौन टच करता है उसमें आप खोजिए, तो जो याद करने का तरीका। अगर आप बांग्लादेश से टच करने वाले आप सर्च कर लेते हैं तो वही है। चलिए सर्च करते हैं बांग्लादेश। अरुणाचल प्रदेश बांग्लादेश को टच नहीं करता है, गलत, ये ऑप्शन कैंसिल। असम त्रिपुरा नागालैंड नहीं करता है, कैंसिल। असम नागालैंड इसमें भी है, कैंसिल। असम करता है, मेघालय करता है, त्रिपुरा करता है, मिजोरम करता है, तो ये ऑप्शन सही, डी इज करेक्ट। और यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में देखते हैं तो यहाँ पर आर्टिकल जो 2442 और 275 के संबंध में है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे घटना को विचार करना। इसमें बैंक के राष्ट्रीयकृत की बारे में पूछा गया है कि बैंक को कब राष्ट्रीयकृत किया गया। ठीक, तो बैंक को कब किया गया, तो चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट फेज ऑफ नेशनलाइजेशन बैंक सबसे पहले हुआ था, फर्स्ट फेज, तो हाँ हुआ था, इंदिरा गांधी की थी। सेकेंड फेज ऑफ बैंकिंग नेशनलाइजेशन सेकेंड का हुआ था, बाद में हुआ था इंदिरा गांधी के बाद। स्टेबलाइज नेशनल रूरल बैंकिंग इंदिरा गांधी के बाद ही हुआ था, ये भी। स्टेबलाइज नाबार्ड ये भी इंदिरा गांधी के बाद हुआ था। लेकिन अब इसमें है कि हमें कॉनिकल आंसर बताना है। तो सबसे पहले क्या हुआ था? सबसे पहले बैंक इंदिरा गांधी के टाइम हुआ था, तो पहला ऑप्शन जिसमें है ये भी सही है। ठीक, पहला जिसमें है इसमें ये भी सही, यानी ये वाला और ये खत्म। नाबार्ड आपका 85-86 के आसपास हुआ था। फिर उसके बाद यानी चौथा लास्ट में ही रहेगा, नेशनल रूरल बैंक, यानी थर्ड उसके बाद हुआ था, यानी फर्स्ट के बाद थर्ड के बाद सेकेंड ये हुआ था। ठीक, अब इसमें ऑप्शन यही हमारा करेक्ट है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या बोल रहा है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण 69 में, देखो प्रथम 69 में, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का 75 में, क्षेत्रीय ग्रामीण यानी कौन सा, रूरल, जो पहले तो नेशनल बैंक हुआ था, उसके बाद रूरल हुआ था। बैंकों का राष्ट्रीयकरण का दूसरा चरण जो है 80 में हुआ, नाबार्ड 82 में हुआ। नाबार्ड की स्थापना 82 में हुई थी, याद कर लीजिए, इंदिरा गांधी के डेथ के 2 साल पहले। ठीक, सब इंदिरा गांधी के कार्यकाल में ही घटनाएं हुई हैं, समझ रहे हैं। लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई? जब पहले इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनती हैं तो उस समय पहले राष्ट्रीयकरण करती हैं बैंकों का, वो मुद्दा बनता है। आप पॉलिटी पढ़ेंगे उसमें बहुत आराम से दिया गया है। फिर उसके बाद नेशनल के लेवल करती है, फिर रूरल के लेवल करती है, रूरल के बाद फिर सेकेंड फेज करती हैं, फिर उसके बाद नाबार्ड की स्थापना होती है। ठीक, सेकेंड स्टेटमेंट। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो यहाँ पर कथन और कारक दिया गया है, अभी पूछा गया है कि कौन सा सही है।
भारत में लवड़ी मिट्टी फसलों की खेती के लिए उपयुक्त नहीं है। अब बताइए, साल्टी मिट्टी में फसल उगता है? नहीं उगता है। ठीक। लवड़ी मिट्टी में नमक की मात्रा अधिक होती है, जिसके कारण मुख्य शुष्क जलवायु और खराब जल निकासी। जहाँ पर शुष्क जलवायु हो वहाँ पर ये होता है। ऐसा नहीं है कि शुष्क जलवायु हो वहीं पर लवड़ी मिट्टी मिलेगी। थोड़ा सा इंग्लिश में सलाइन सॉइल। सलाइन मतलब कि ये कहाँ बोल गया, सलाइन यहाँ पर चला गया आपका वाटर से रिलेटेड। नॉट एप्रोप्रिएट फॉर कल्टीवेट का सही, लेकिन केरला के तट पर होता है। ठीक। सलाइन वाटर जो है वहाँ पर होता है, लेकिन यहाँ पर सॉइल की बात कर रहा है। ठीक। केरला में सलाइन वाटर में होता है। सलाइन सॉइल हैव द हाई प्रोपोर्शनल साल्ट, सही है। लार्जली बिकॉज ड्राई क्लाइमेट, वहाँ पर क्लाइमेट का ड्राई हो गया है, पुअर ड्रेन सिस्टम नहीं है पानी रुकने से और पानी ना रुकने से। ठीक। दोनों यानी ये बात सही है और ये भी सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है और एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए सही है। ठीक। कौन सा ऑप्शन सी इज करेक्ट। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में अगर हम देखते हैं तो क्या बोल रहा है कि भारत में लवणीय मिट्टी में सोडियम फास्फेट, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम के अनुपात की अधिकता होती है और चूने की अल्पता पाई जाती है। यह मिट्टी खेतों के लिए उपयुक्त नहीं है। सही बात है। अगर यहाँ पर साल्ट की मात्रा ज़्यादा हो जो खेत में कैसे होगा, नहीं होगा। लवड़ी मिट्टी में नमक की अधिक मात्रा होती है, जिसके कारण मुख्य कारण शुष्क जलवायु और खराब जल निकासी है। सही। ठीक। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है रीजनिंग से। तो यहाँ पर पूछा गया है कि एक दिवस पहले क्या है, रविवार है। क्या है, रविवार है। तो कल एक दिन के पश्चात कौन सा होगा। ठीक। यानी बहुत मस्त क्वेश्चन पूछा है। ठीक है ना, कि एक दिन पहले रविवार था। ठीक। यानी एक दिन पहले रविवार था। चलिए यहाँ पर संडे डाल देते हैं और हम प्रेजेंट, यहाँ पर प्रेजेंट है। क्या ये प्रेजेंट है। क्या कह रहा है, एक दिन पहले यानी एक दिन पहले, बिफोर, ए डे बिफोर यानी एक दिन पहले, ए डे बिफोर स्टरडे यानी एक दिन के पहले। हम यहाँ पर प्रेजेंट हैं, एक दिन पहले तो ये हो गया, इसके पहले ये संडे है। ठीक। कोई दिक्कत। फिर क्या बोल रहा है, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, बहुत आसान है और ये फिर रिपीट हो सकता है। तो हम क्या है, प्रेजेंट में है। प्रेजेंट की एक दिन पहले कोई दिन रहा होगा, नहीं मालूम। उसके पहले बोल रहा है कि संडे था, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर मंडे रहा होगा। फिर लेकिन आज के दिन कौन सा, प्रेजेंट हम ट्यूसडे में है। ठीक। ट्यूसडे यानी ट्यूसडे से यहाँ तक बात कर रहा है। ठीक। अब क्या बोल रहा है, तो कल के एक दिन यानी कल से एक दिन पश्चात, यानी एक दिन पश्चात मतलब कि कल से एक दिन मतलब कि ये दिन के पश्चात 3 दिन, यानी फिर 3 दिन पश्चात, 3 दिन मतलब एक दिन, 2 दिन, 3 दिन के पश्चात कौन सा दिन होता है, यहाँ बताना है कौन सा दिन होगा। ठीक। तो आप खुद देख लीजिए, मंडे हुआ, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, फिर क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा मतलब संडे। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। बहुत सिंपल है, बस प्रैक्टिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर अनुसंधान दिए हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट दिए हैं, उसकी सिटी दिए हैं कि कौन सा कहाँ पर स्थित है। चलिए देखिए क्या दिया है। पहला में रिसर्च इंस्टीट्यूट का बोला, एराइड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। एराइड यानी शुष्क इंस्टीट्यूट कहाँ होगा, जहाँ पर बारिश नहीं होगी। जहाँ बारिश नहीं होगी तो वहीं तो संस्था बनाया जाएगा रिसर्च करने आसानी से, तो आप समझ सकते हैं। तो इसमें राजस्थान का कोई जगह दिख रहा है, एक जगह जोधपुर, करेक्ट। हिमालय वन अनुसंधान, अब बताइए हिमालय वन अनुसंधान हिमालय के पास ही रहेगा कि हिमालय से दूर रहेगा, हिमालय के पास ही रहेगा। तो हिमालय से पास में कौन सा है, यहाँ पर आपको 2 मिलेगा, हिमालय के पास 2। तो यहाँ पूछा कहाँ है, यहाँ पूछा है कितने युग्म सही है, तो आपको बताना है कौन सा युग्म सही है। तो हिमालय के पास देहरादून आपका, देहरादून पर ध्यान देते हैं तो देहरादून नहीं होगा। ठीक। हिमालय के पास तो है लेकिन ये देहरादून नहीं होगा, क्योंकि हिमालय अब जो फॉरेस्ट है तो वहाँ फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक। सेकेंड वर्षा यानी रेन फॉरेस्ट जहाँ पर होना चाहिए, जहाँ पर बारिश की मात्रा हो, यानी मतलब कि फॉरेस्ट रेन फॉरेस्ट की जो अधिकता हो, तो कहाँ पर होगी। तो आप ध्यान से देख सकते हैं कि कौन सा फॉरेस्ट वाला एरिया ज़्यादा है। ठीक। तो ये भी सही है, जोरहाट।
उष्णकटिबंधीय एंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च एंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च की बात करते कहाँ जबलपुर, यानी सब सही है, बस ये गलत है। ठीक, ये कहाँ होगा? तो शिमला, हिमाचल प्रदेश। ठीक, ये हिमाचल प्रदेश होगा। हिमाचल प्रदेश ज़्यादा पास में है किसके? हिमालय के, जबकि आप देहरादून देखेंगे तो हिमालय के ज़्यादा पास में नहीं है। ठीक ना, इसलिए कह रहा था हिमालय के पास में ही देखना है। अब कितने सही हैं? तो इसमें 3 सही है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। यहाँ पर आपका एक्सप्लेनेशन दिया है कि शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर, हिमालय वन अनुसंधान संस्थान शिमला, वर्षा वन अनुसंधान से जोहारट, उष्णकटिबंधीय जबलपुर, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून। ठीक, नेक्स्ट, यहाँ पर बीज गुणन चरणों में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कर उन्हें प्राथमिक चरण से अंतिम चरण तक, यानी यहाँ पर बीज कैसे होता है उसके बारे में, पहले कौन सा होगा, उसके बाद कौन सा होगा, उसके बाद कौन सा, यानी यहाँ पर करेक्ट सीक्वेंस बताना है। और यहाँ पर क्या लिखा? इनकरेक्ट कहाँ निकल आ जाए, जबकि हमें सही व्यवस्था करना है। सही अंग्रेजी को हिंदी में, हिंदी सही लिखा, अंग्रेजी में इनकरेक्ट कर दिया। तो अर्ली से लास्ट स्टेज, यानी बीज कैसे बनता है उसके बारे में यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखते हैं तो पाएंगे कि सबसे पहले क्या होता है? न्यूक्लियर केंद्रीय सीड होती है, न्यूक्लियर सीड होती है। शुरुआत न्यूक्लियर से होती है, लास्ट कहाँ जाएगा? सर्टिफाइड, प्रमाणिक होगा, लास्ट में प्रमाणिक होगा। ठीक, थोड़ा ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन से हमें मिल जाएगा कि पहले चौथा जिसमें होगा वहीं से हम शुरू करते हैं। ठीक, तो देखते हैं किसमें चौथा पहले है। चौथा पहले हमको मिल जाता है डी में, और किसी में तो डी हमारा ऑप्शन करेक्ट है, और हमें ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक, और लास्ट में कौन सा? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी दे दिया है कि पहले केंद्रीय होगा, फिर प्रजनन होगा, फिर आधारीय बीज होगा, फिर प्रमाणिक बीज होगा। तो बहुत सिंपल, देख रहे हैं कि आसान से 1-2 याद है, आप आराम से पा सकते हैं, अपने उत्तर तक पहुँच सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम डिस्कशन करते हैं। यह क्वेश्चन जो दिया गया है, पूछा गया है, तो ये देखिए यहाँ पर कुछ फेस्टिवल से और स्टेट यूनियन टेरिटरी, यानी कौन सा फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है। तो हमको सबसे बेस्ट है, अब करंट अफेयर डेली पढ़ते रहिए, यहाँ पर आपको डेली मिलता रहेगा। सबसे हॉर्नबिल फेस्टिवल, हॉर्नबिल फेस्टिवल है आपका नागालैंड में मनाया जाता है। कहाँ पर? नागालैंड। देखते हैं ये नागालैंड में मनाया जाता है, लोग अपने। ठीक, तो अब पहला का चार किस में है? इसमें है और इसमें है, तो और कुल कैंसिल बचा सी और बी। ठीक, सेकेंड फ्लेमिंगो संघई फेस्टिवल, संघई फेस्टिवल। संघई एक जगह का पशु का भी नाम है। ठीक, उसका राज्य पशु है। ठीक, तो संघई का कहाँ? मणिपुर। कहाँ? मणिपुर। कहाँ पर? मणिपुर। तो बीकादू। ठीक, फ्लेमिंगो फेस्टिवल, फ्लेमिंगो एक पक्षी है, उसी के नाम पर ये फेस्टिवल मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? तो आंध्र प्रदेश में, फ्लेमिंगो आंध्र प्रदेश में। हेमिस का एक झील का भी नाम, लेक का भी नाम है हेमिस, और फेस्टिवल मनाया जाता है। तो कहाँ पर है? तो डी का 3, लद्दाख में हेमिस नेशनल टाइगर नेशनल पार्क भी है, वहाँ पर मनाया जाता है। तो हमारा सी इज करेक्ट ऑप्शन। तो इसका एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं। तो हॉर्नबिल पर्व नागालैंड का प्रमुख त्यौहार है। हॉर्नबिल जो है नागालैंड का, वर्ष 2023 में 1 से 10 दिसंबर के बीच मनाया गया। ठीक, हमेशा ये ठंडक मनाया जाता है। मणिपुर पर्यटक विभाग द्वारा संघई वर्ष का आयोजन नवंबर में किया गया। हंस राज यानी फ्लेमिंगो आंध्र प्रदेश के पुलिकट लेक में मनाया गया, आंध्र प्रदेश। नेपाटी नेलापट्टू पक्षी अभयारण्य क्षेत्र में आयोजित किया गया था। हेमिस पर्व लद्दाख से संबंधित है। तिब्बत के कैलेंडर में चंद्र माह तसेचु के 10वें दिन प्रत्येक वर्ष हेमी वर्ष का आयोजन किया जाता है। यह भारतीय बौद्धिक रहस्यमयी गुरु प्रमाद संबद्ध की जयंती का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बंगाल ब्रिटिश इंडिया से, यानी ये हमारा ब्रिटिश इंडिया से है, तो यह मॉडर्न हिस्ट्री से है। तो ये देखते हैं कि इसमें क्या क्वेश्चन है। तो यहाँ पर बोला गया है कि बंगाल ईस्ट इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1843 में जॉर्ज थॉमसन के प्रयासों से किया गया था। जॉर्ज थॉमसन को द्वारका नाथ टैगोर
इंग्लैंड से भारत राजनीतिक आंदोलन संगठन करने के लिए लाए थे। जॉर्ज थॉमस को द्वारका नाथ जो है द्वारकानाथ टैगोर रविन्द्रनाथ टैगोर के से रिलेटेड है, उनके पिताजी थे। ठीक, वो इनको लेके आए थे कि चलो भैया आंदोलन करना है और अंग्रेजों को बुद्धि सिखानी है। ठीक, क्या ये दोनों सही है? क्या ये दोनों सही है? तो हाँ, ये दोनों सही है। जो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1843 में की गई थी, जिसमें जॉर्ज थॉमसन का प्रयास किया गया था और द्वारकानाथ टैगोर इनको इंग्लैंड से पकड़ के लाए थे। ठीक, दोनों एक्सप्लेनेशन अब देखते हैं क्या ऑप्शन देता है और क्या है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, सी इज करेक्ट। और क्या? ब्रिटिश बंगाल इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1843 में कोलकाता में हुआ था। इसकी स्थापना जॉर्ज थॉम्पसन के प्रयासों का परिणाम है। इसका अध्यक्ष थे। ठीक, जॉर्ज थॉम्पसन को द्वारकानाथ टैगोर ने बंगाल के उदार राजनीति को व्यवस्थित करने के लिए इंग्लैंड से भारत लाए। दोनों कथन सही है, करेक्ट। अब यहाँ पर फिर ये हमारा मिडिवल इंडिया से दिया गया है, जिसमें सल्तनत काल आता है, तो वहाँ सल्तनत काल के बारे में दिया गया है। ये यहाँ पर सुल्तान सैयद डायनेस्टी की बात की गई है, सुल्तान ऑफ सैयद। तो यहाँ पूछा गया कौन पहले आया कौन बाद में। ठीक, तो खिजर खान सबसे पहले था, उसका स्थापना भी यही किया था, सैयद का खिजर खां किया था। खिजर खां के बाद कौन सा? तो खिजर खां के बाद मोहम्मद शाह था। तो किसमें? मोहम्मद शाह उसके बाद है, तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, यानी सी और डी में से कोई हो सकता है। ठीक, ये दोनों कैंसिल। फिर उसके बाद मोहम्मद शाह आता है, मुबारक शाह के बाद मोहम्मद शाह आता है। ठीक, तो कौन हो गया? यानी सी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक, तो आपको मिला। अब तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन में ये दिया गया है, ध्यान से आप देखिए, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। सैयद वंश के सुल्तानों का क्रम: खिजर खान 1414 से 21 ईस्वी तक, मोहम्मद शाह मुबारक शाह 21 से 34 तक, फिर 34 से 45 तक मोहम्मद शाह था, ये मुबारक है। खिजर खां मुबारक है। क्या? खिजर खां के बाद कौन आता है? मुबारक। मुबारक के बाद मोहम्मद शाह के अलाउद्दीन आलम आलम। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पर एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसमें एंगल की बात किया है। कौन सा एंगल? प्रत्येक एक घड़ी है जो प्रत्येक घंटे में 4 मिनट आगे बढ़ जाती है, तो 1 मिनट की सेकंड की सुविधा तय किया। यानी यहाँ पर बहुत सिंपल क्वेश्चन है और आप ध्यान से देखेंगे तो हल कर। तो हम ये कहने की कोशिश करें, इसको 2 तरीके से हल कर सकते हैं। एक तो आप पढ़े लिखे मतलब फार्मूला का यूज कर करके, दूसरा एक है लेमन की तरफ। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 1 घंटे में 4 मिनट आगे बढ़ जाती है। चलिए, 1 घंटा में 4 मिनट आगे बढ़ जाती है, यानी एक घड़ी है जो प्रत्येक घंटे में 4 मिनट आगे बढ़ जाती है। ठीक, तो 1 मिनट में सेकेंड की सुई द्वारा तय किया गया कोण, यानी जो एक घड़ी है, देखिए ये घड़ी है, ठीक, जिसमें 1 घंटे की सुई है, इसको थोड़ा मोटा कर लेते हैं, 1 मिनट की सुई है। ठीक, ये मिनट वाली पतली, तो बोल रहा है कि 1 घंटे में ये 4 मिनट आगे आ जाती है। ठीक, कितना? 4 मिनट आगे जाती है। ठीक, तो एक मिनट में सेकंड की सुई द्वारा, 1 मिनट में जो मिनट वाली सुई है, 1 मिनट में कितना, 1 मिनट में ये कितना चक्कर लगाएगी, मतलब कितना कोण बना लेगी। कौन? सेकेंड वाली, ये सेकेंड वाली सुई। ठीक, अगर आप देखें तो यहाँ पर 4 मिनट आगे जा रही है। क्या? 4 मिनट। पहले हम मैथमेटिकल देखते हैं, तो मैथमेटिकल ये बोलता है कि भैया 4 मिनट जा रही है, 1 मिनट में कितना कोण बनाएगी। तो 1 मिनट में कोई भी कितना एंगल, एक क्या है, 1 मिनट 60, क्या 60, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। ठीक, तो ये कितना जा रही है? तो 4 जा रही है, 4 पर 60, कितना? 4 पर 60, यानी 4 मिनट आगे निकल जा रही है ना, 4 पर 60 सेकंड में आएगा ना, तो कितना हो गया? 1 पर 15, यानी मिनट की सुई 1 पर 15। ठीक, अब क्या बोल रहा है कि भैया ये 1 मिनट में कितना सेकंड जा रही है, 1 मिनट में कितना सेकंड जा रही है, तो ये देखिए अब क्या है कि 360 बनता है। ठीक, 360 डिग्री बनेगी ना, तब इसको भाग दे दो कितना से, 15 से, तो कितना आ जाएगा, कितना आ गया, 15 दूना के 30, 15 चौको 60,
24 आ गया। तो 24 डिग्री को ये क्या होगा, 24 डिग्री हमारा बढ़ जाएगी, 24 डिग्री बढ़ जाएगी। लेकिन कितना डिग्री बनेगा, 360 में 24 डिग्री जोड़ दो, कितना आएगा, 360 तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, बचा ये, क्या इतना ही आ रहा है, 4 8 3, करेक्ट, सी इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या कहने की कोशिश कर रहा है। एक्सप्लेनेशन उत्तर में सी दिया गया है, इस मतलब कि सही है। सेम ये मैथमेटिक फार्मूला लगाया है, आप देखिए और समझने की कोशिश कीजिए, मैं समझा दिया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ मुरादाबाद ताबे में काम के लिए प्रसिद्ध। मुरादाबाद जो है उत्तर यूपी स्पेशल से क्वेश्चन बनाया गया है, इसमें पूछा गया है कि मुरादाबाद ताबे के काम के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, ताबे का काम के लिए। इसमें दुनिया भर का हस्तशिल्प उद्योग में पहल अपनी एक अलग पहचान है। मुरादाबाद ताबे के लिए प्रसिद्ध है। मुरादाबाद आर्थिक जोन उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विकसित पहला, क्या पहला है सर, ये पहला है जो इकोनॉमिकल जोन में आता है, स्पेशल इकोनॉमिकल जोन में आता है। ठीक, मुरादाबाद स्पेशल इकोनॉमिकल जोन फर्स्ट से है। ठीक, दोनों सही है, हाँ दोनों सही है, ऐश करो दोनों सही है, अभी तो बात टन 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 किए हैं कुल। ठीक, दोनों सही। स्पेशल देखते हैं, मुरादाबाद तांबे के काम के लिए प्रसिद्ध है। इसमें दुनिया भर में शिल्प उद्योग में एक अलग पहचान बने। मुरादाबाद विशेष स्पेशल इकोनॉमिक जोन में उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विकसित किए गए पहला इकोनॉमिक स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा गया है कि कितना अर्बन पॉपुलेशन है, यानी अर्बन पॉपुलेशन कितना है। ठीक, 2021 में कौन सा पॉपुलेशन, अर्बन पॉपुलेशन मतलब भारतीय नागरिक जनसंख्या कितनी है, कोई बता सकता है, कितनी है कोई बता सकता है, नहीं तो चलिए देखते हैं। तो 31 के आसपास तो है, इतना तो है, लेकिन ये कितना है, 31.6 है। आपको ये पॉइंट अगर नहीं याद है तो आप इसको गलत कर जाएंगे। सोच रहे कितना कितना फैक्ट तक पहुंच रहा है, लेकिन इस एक क्वेश्चन के लिए लेकिन बार बार पूछा गया, इसलिए आपको याद रहनी चाहिए। ठीक, तो इसमें कौन, कोई नहीं। ठीक, डी। अब इसका हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखते हैं ताकि आगे हमको याद रहे। इसमें से कहा 2011 में जनगणना हुई थी, उसके अनुसार देश में कुल जनसंख्या कितनी, कुल ग्रामीण जनसंख्या 68.9% थी और ग्रामीण जनसंख्या 3.1% थी। ठीक, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ा के अनुसार नगरीय तो 3.16 थी, 3.16 थी। ठीक, दोनों में से कोई ना नहीं दिया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर रीजन दिया गया है, कथन और रीजन। ठीक, चलिए हल करने की कोशिश करते हैं। क्या बोला है, पल्स वेयर इंक्लूड इन द इंटरक्रॉपिंग विद द शेयर एक्ट एज द कम्प्लीमेंट्री क्रॉप। हिंदी में क्या बोला है, अनाज वाली फसलों के साथ अंतरराशियन के रूप में बड़ा टप लिखा है, अंतरराशियन के रूप में शामिल होने पर दलहन फसलें पूरक फसल कम्प्लीमेंट्री फसल के रूप में काम करती है। कम्प्लीमेंट्री इंग्लिश ठीक है, इंटरक्रॉपिंग। ठीक, सेकेंड बोल रहा है कि पल्स विद द टेप रूफ, जो पल्स है उसका टेप रूफ है, विल डू नॉट कम्पीट विद द न्यूट्रिशन मास्टरेशन विद द सेरल फाइबर। सही बात है, पल्स की जो रूटें हैं, जो पल्स है नीचे चली जाती है और जो सेरस है, धान गेहूँ उस सब का जो रूट ऊपर ही रहती है। ठीक, तो इसमें कंपटीशन नहीं होता है, बात सही है, दोनों सही है। ठीक, नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन में बोल रहा है कि क्या बोल रहा है कि दोनों एक्सप्लेनेशन इज नॉट करेक्ट बोल रहा है। सी, कैसे एक्सप्लेनेशन नहीं सी है, तो इसको अनाज वाली फसलों के आंतरिक रूप में शामिल होने दाल फसलों पूरा कार्य करती है। सही, मूसल जड़ प्रणाली वाली दलहनें रेशेदार प्रणाली वाले अनाजों की फसलों के पोषक तत्वों नमिक पर प्रतिस्थापन नहीं करती है, क्योंकि मूल फसल प्रवेश कर जाते हैं, जबकि रेशेदार जड़ उथली होती है और गहराई प्रवेश नहीं करती है। अतः कथन ये थोड़ा सा गलत है, क्योंकि ये ऑप्शन इसमें 100% आप देखेंगे तो आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट, ये सी नहीं होगा। ठीक, ये गलत दिया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर प्रस्तावना से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक, तो प्रियम्बल में कौन सा पहले आया, तो सोसो पहले आया, क्या सोसो, फिर से फिंडे का सो से फिंडे है, फिर पी है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बिहार, सोसो से दिया। ठीक, सोसो से डियर।
ठीक, इसमें कौन सा सो पहले है, वो बस वही कौन सा सोरियन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये करेक्ट है, बी इज करेक्ट। आगे बढ़िए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, फिजिक्स का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर कह रहा है कि एक वाट है, तो इसको हल करने की कोशिश करते हैं। ये फार्मूला है, बहुत सिंपल है, ठीक है ना। तो इसमें कुछ नहीं करना, जितना वाट है, बल्ब 15 हुआ है, 24 घंटा जलते हैं, तो बिजली की खपत कितनी होगी, यानी बिजली कितना खपत होगा, तो ये हमें बताना है। तो बहुत सिंपल है, ठीक। बिजली खपत का एक फार्मूला है, ठीक। तो कुछ नहीं, जितना पहले 200 वाट के बल्ब हैं, कितना 24 घंटा तक जलेंगे, ठीक। और कितना 1000 वाट, फिर उसके बाद गुणे 15 को बल्ब है। इसको हल कर दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। और कौन सा है, तो 72 72 यूनिट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट, अरेंज देम इन द करेक्ट ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्ली टू लास्ट एक्टिव, ठीक। बहुत सिंपल है। डिस्कवरी ऑफ पाई मेसन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। तो सबसे पहले किसका डिस्कवरी हुआ था, ये बताना है। एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इसको बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, मॉडर्न फिजिक्स का है क्वेश्चन। अगर इसमें हम देखेंगे तो मॉडर्न, सबसे मॉडर्न कौन सा है, सबसे मॉडर्न ये है, पाई मेसन, ठीक। तो पाई मेसन लास्ट में आना चाहिए, जिसमें लास्ट में वही है। तो पहला ये वाला लास्ट में, और किसी में नहीं, तो बस सब गलत है, ये सही है, ठीक। अगर सबको गलत करते हैं तो थोड़ा सा चेक करते हैं। और सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी, थर्ड किस में है, इसमें और इसमें, ठीक। तो ये तो खत्म। इलेक्ट्रॉन के बाद प्रोटॉन की खोज की गई थी, चौथा इसमें है, फिर उसके बाद न्यूट्रॉन की खोज, ठीक। तो ये करेक्ट है, यानी हमारा बी इज करेक्ट ऑप्शन, बहुत आसान है, ठीक। नेक्स्ट, यहाँ पर ये स्टार क्यों लगा दिया, पता नहीं क्यों लगाया। इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 में, 1897 में जे थॉमसन ने की थी। प्रोटॉन की खोज 86 में जर्मन वैज्ञानिक गोल्डी स्टीव ने की थी। 86 कर रहा है, 97 पहले, पहले तो परमाणु खोजा गया, परमाणु के बाद जब भी पढ़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन पढ़ते हैं, उसके बाद नाभिक की खोज हुई थी। इसकी जब देश आज़ाद हुआ तो उसमें मैं हम देखिए, देश हमारा आज़ाद हुआ था, ये लोग डिस्कवरी कर रहे थे। देखिए बी वाला ये बोल रहा है कि अगर रदरफोर्ड के प्रोटॉन की खोज को श्रेय दिया जाता है तो का अनुसार इस प्रकार होगा। वही तो मैं बोला कि यहाँ पर ये जे थॉमसन और गोल्डस्टाइन तो कर बमबारी किया था, उसका बमबारी करके नाभि का पता किया था कि हाँ ये नाभि है, लेकिन प्रोटॉन और नाभि बताया था, न्यूक्लियर के बारे में बताया था, लेकिन प्रोटॉन की खोज तो चार्विक ने किया था, सबको मालूम। ईटा पर नाचे, ईटा पर नाचे, ईटा पर नाचे, इलेक्ट्रॉन थॉमसन, पर से प्रोटॉन, रदरफोर्ड, ना से न्यूट्रॉन, तो से चार्विक, ठीक। यही क्रम भी है डिस्कवरी का, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर मिसिंग नंबर दिया गया है, बताना है, बहुत सिंपल है। दो ही, जब मिसिंग नंबर आता है तो उसमें दो चीज़ किया जाता है, दो ही चीज़, आप तीन चीज़ या दो चीज़ें कर सकते हैं, तीन चीज़ भी, चार चार तरह के स्टेप हैं। पहला है सब्ट्रैक्शन कोशिश कीजिए, दूसरा एडिशन की कोशिश कीजिए, ऐड करने के निकालने का, तीसरा मल्टीप्लिकेशन, चौथा डिवीजन, ठीक। तो हम अगर यहाँ पर घटा कर देखते हैं कि क्या मिलता है, तो 3 में से घटाएंगे 5 को, तो ये 3 2 5 है, 2 का डिफरेंस है, 5 3 8, यहाँ पर 3 का डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पर 2 थोड़ा सा साफ कर देते हैं, तो अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर 2 मिलेगा, 2 का डिफरेंस, यहाँ पर 3 का डिफरेंस, 8, यहाँ पर 5 का डिफरेंस, 8 5 13, फिर यहाँ पर कितने का डिफरेंस, 8 5 13, यहाँ पर 7 का डिफरेंस, फिर यहाँ पर कितने का डिफरेंस। तो आपको पैटर्न कुछ दिखाई दे रहा है, आपको पैटर्न दिखाई दे रहा है कि क्या है, 2 3 बढ़ रहा है, फिर 2 बढ़ गया, फिर यहाँ से ऑड नंबर शुरू हो गया, 3 5 7, ऑड नंबर कौन सा होगा, लेकिन ये पैटर्न यहाँ पर मिस मैच हो रहा है, ठीक। लेकिन आप एक पैटर्न और देखेंगे तो यहाँ पर 2 3, यहाँ पर 2 3 5 7, तो यहाँ पर कितना का, यहाँ पर 1 का अंतर है, फिर यहाँ 2 अंतर है, यहाँ पर कितने का अंतर है, यहाँ पर फिर 2 का अंतर है, तो यहाँ पर
यहाँ पर भी देख सकते हैं कि प्राइम नंबर है। कौन सा नंबर है? प्राइम नंबर है। कौन सा प्राइम? तो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7, प्राइम नंबर 11। 11 जोड़ देते हैं 31 निकल गया। ठीक ठीक ना, ये प्राइम नंबर का मिल गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका एक्सप्लेनेशन दिया है, देखिए किस वेट पर दिया हमको नहीं मालूम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर जनगणना के बारे में पूछा गया। सबसे पहले जनगणना किसके टाइम हुआ था? तो सबसे पहले जनगणना हमें लॉर्ड मेयो के टाइम हुआ था। लॉर्ड मेयो के बाद रिपन आया था, रिपन ने उसको बढ़िया से करवाया। ठीक, नेक्स्ट, ठीक, आधुनिक शासनकाल में आधुनिक प्रणाली, प्रथम जनगणना लॉर्ड मायो के शासनकाल में 72 में हुआ था, परंतु जनगणना कार्यक्रम प्रथम 81 में रिपन के शासनकालों से कराया गया। किसके? रिपन के शासनकाल से कराया गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर उत्तर प्रदेश के आर्थ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट है, उत्तर प्रदेश 9th आर्थिक क्षेत्र में बटा हुआ है। उत्तर प्रदेश का जो कृषि जलवायु क्षेत्र 11 में बटा हुआ है। गलत, 9th नहीं, 4 इकोनॉमिक क्षेत्र में बटा हुआ है, डी। ठीक, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। उत्तर प्रदेश को 4 आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है। पूर्वी संभाग, पश्चिमी संभाग, मध्य संभाग, बुंदेलखंड संभाग। उत्तर प्रदेश को 9 जलवायु में बांटा गया है। एग्रो क्लाइमेट, कृषि एग्रो क्लाइमेट जो है 9 है। तराई, पश्चिमी, मध्य, पश्चिमी मैदान, दक्षिण पश्चिम, अर्ध शुष्क, बुंदेल, उत्तर प्रदेश, उत्तर पूर्व मैदानी, पूर्वी मैदान और विंध्य पहाड़ी। कोयले के बारे में यहाँ पर दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कोयले, तो कोयला पर देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा है। तो यहाँ पर पूछा है पहला कि भारत दुनिया में कोयले के अग्रणी उत्पादों में से एक है। भारत जो कोयला है, इंडिया इज वन लार्जेस्ट लीडिंग प्रोड्यूसर की बात कर रहा है, प्रोड्यूसर ऑफ कोल। ठीक, सेकंड कह रहा है कि भारत के झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्यों में कोयले की विशाल भंडार, छत्तीसगढ़ में और झारखंड में। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। ठीक, दोनों स्टेटमेंट सही है। ये 2021 एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो एक्सप्लेनेशन में बोल रहा है कि इंडिया मिनरल ईयर बुक 2021 का आया था, उसमें बोला था 2020 में कोयला उत्पादन विश्व में 50% हिस्सेदारी है। भारत 50% हिस्सेदारी कोयला में करता है भैया, पूरा विश्व के, सुन लो। चीन कोयला और लिग्नाइट में सबसे बड़ा उत्पादक है। इसके बाद क्रमशः भारत 9.8, संयुक्त राज्य अमेरिका 5.7, इंडोनेशिया 7.35, ऑस्ट्रेलिया 6.808, रूस 5.19 स्थान है। भारत में कोयला 3 जगह बहुत ज़्यादा भंडार है। पहला झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। ठीक, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। अगर हम इंडिया का मैप देखते हैं तो झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तीनों, ठीक, 3 राज्य में है। समझ में आ रहा है? बहुत आसान है, इसको आप पढ़ते रहिए बार बार, नहीं तो ये भूल जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर याद रखिए कि इंडिया जो है सेकंड नंबर पर है, लेकिन 50% हिस्सेदारी है, उत्पादन में सबसे ज़्यादा है। ठीक ना, चाइना हिस्सेदारी, चाइना कोयला और लिग्नाइट में सबसे बड़ा उत्पादक है, जान देना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो यहाँ पर 14 से बड़े था 50 से छोटे विषम संख्याओं का योग का 1/4 बचाना है। बहुत सिंपल है। अब 14 से बड़े विषम संख्या लीजिए, विषम संख्या क्या होते हैं तो 2 से डिवाइड ना हो, उनको जोड़िए, और 50 से छोटे, 14 से और 50 के बीच में विषम संख्या, ठीक, उनको होते 1/5, 1/4 वर्ग क्या है, यानी उनका 1/4 यानी 1/4 डिवाइड कीजिए, फिर उसका वर्ग निकालिए, देखिए आपको उत्तर मिल जाएगा। तो उत्तर आपका होगा डी, इसमें से कोई नहीं। देखिए ये रहा, इनके बीच का ये रहा, उनके बीच का विषम संख्याओं का योग का ये फार्मूला है, फार्मूला से हल किया है। ठीक, जिसमें से ये 144 आया, 44 का वर्गमूल 12 हो गया, तो इनके बीच में 1/4 12 का वर्ग, यानी 12 का वर्ग मिलेगा 1/4। ठीक, नेक्स्ट 2011 की जनगणना के अनुसार घटते क्रम में जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों का निम्नलिखित में कौन सा सही क्रम है? यहाँ जनसंख्या घनत्व, डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी अकॉर्डिंग टू 2001 बताना है कि सबसे ज़्यादा किस में घटते हुए क्रम में, यानी नीचे ऊपर से नीचे, सबसे बढ़िया छोटा छोटा छोटा, सबसे ज़्यादा कहाँ पर होंगे? सबसे देखिए जहाँ पर सबसे ज़्यादा गरीबी भुखमरी और सब गरीबी भुखमरी कुल मिला के जहाँ पर ज़्यादातर लोग डिपेंड हो गए एग्रीकल्चर पर, वहाँ पर पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो बिहार में सबसे ज़्यादा लोग डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पर। ठीक, बिहार, दूसरा वेस्ट बंगाल, केरला, उत्तर प्रदेश।
ठीक। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। यहाँ पर डेंसिटी का क्या है, घटता हुआ क्रम है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो एक्सप्लेनेशन में बोल रहा है जनसंख्या 2011 के जनगणना के अनुसार जो है 5 राज्यों में क्रमशः बिहार की डेंसिटी जो है 1106, पश्चिम बंगाल का 1026, केरला का 806, उत्तर प्रदेश का 829, हरियाणा का 537। हरियाणा डेंसिटी बहुत, यानी मतलब क्या है कि इतने लोग रहते हैं, सबसे ज़्यादा घना आबादी है बिहार के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विटामिन सी। यहाँ पर इधर विटामिन दिया है, इधर तेन आपका इधर विटामिन दिया है, उधर तेन आपका रोग पूछा है। तो विटामिन सी स्कर्वी होता है। विटामिन ए सबको मालूम है, रतौंधी होता है, जिसको हम नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं। ठीक। विटामिन फलक अम्ल से क्या होता है, तो फलक अम्ल से आपका रक्त में जो प्रॉब्लम आती है उसे रक्त एनीमिया कहते हैं। एनीमिया, बी का एनीमिया। ठीक। विटामिन बी का होता है, बी से बेरी होता है। ठीक, बी है बेरी। ठीक। तो ये ऑप्शन आपको कौन मिलेगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, इसके बेजमानी से कौन सा इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव, इंडिया का स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 में हुआ था, कहाँ हुआ था? इसकी बेजमानी इंदौर शहर में की गई थी। ठीक, बात सही है, इंदौर शहर में हुआ था। इसका सितंबर माह में हुआ था, सही बात है। और इंदौर स्मार्ट सिटी में नंबर 1 पर है। ठीक, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। इसका एक्सप्लेनेशन देते हैं। स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव के बारे में दिया है। स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन सितंबर में किया गया था, मध्य प्रदेश इंदौर में किया गया था, जिसमें 27 सितंबर को राष्ट्रपति मुर्मू द्वारा स्मार्ट सिटी के पुरस्कार में दिया गया, जिसमें 25 जून 2015 को लॉन्च किया गया था। क्या स्मार्ट सिटी मिशन, इसका उद्देश्य स्मार्ट समाधानों का अनुप्रयोग करना के माध्यम से नागरिकों को मुख्य ढांचा का और स्वच्छता और टिकाऊ वातावरण बनाना। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूना का पत्थर कौन से राज्य चूना पत्थर, जिप्सम, नमक और सजस्ता भंडार है, जिसमें चूना पत्थर पाया जाता है, जिप्सम पाया जाता है, नमक पाया जाता है, सत्ता पाया जाता है। नमक कहाँ पाया जाता है, आप कोस्टल एरिया में पाया जाता है, ये ध्यान दें। कोस्टल एरिया किसका है, गुजरात का है और राजस्थान में कोस्टल एरिया है तो नहीं, लेकिन आपका देखेंगे तो दोनों में से एक यही उत्तर हो सकता है। तो ये डी वाला हम अगर देखें तो नमक भी पाया जाता है, जिप्सम पाया जाता है, चूना पत्थर पाया जाता है, जस्ता भी पाया जाता है। भारत में चूना पत्थर, जिप्सम, नमक और जस्ता का राजस्थान के लिए है। ठीक। दूसरा, विपिन चंद्रपाल के संदर्भ में कौन सा कथन सही? विपिन चंद्रपाल के क्या है, विपिन चंद्रपाल समाज सेवी सुधारक थे। क्या थे? समाज सेवी था, समाज सुधारक थे। करेक्ट। कोई न्यू इंडिया नामक साप्ताहिक पत्रिका का विकास किया था, प्रकाशित किए थे, सही, दोनों ही सही। विपिन चंद्रपाल समाज सेवी ब्राह्मण थे, ब्रह्म समाज से जुड़े हुए थे। ब्रह्म समाज किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय द्वारा बनाया गया था। समाज सुधारक थे। उन्होंने 1901 में न्यू इंडिया नामक साप्ताहिक पत्रिका का किया, दोनों कथन सही है। नेक्स्ट 128 क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ईयर पूछा है और यहाँ पर आपका योजना दी है, उसका ईयर कब, कौन सा योजना लॉन्च किया गया था। देखिए, योजना का ईयर और उसका मंत्रालय ये सब याद होना चाहिए। तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, सबसे यहाँ पर आपको अगर नहीं याद है तो बहुत प्रॉब्लम है। आपको यहाँ पर भी देख सकते हैं, पीएम गरीब कल्याण योजना, सबको मालूम है कि ये प्रधानमंत्री जो गरीब कल्याण पैकेज जो है ये कब आया था? तो ये पैकेज आ गया था कोरोना के बाद 1920 में। ठीक है ना। मुस्कान मिशन इंद्रधनुष, मुस्कान इंद्रधनुष, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। अगर आपका ए का बी है तो ए का बी कौनी में है, ए का दो कौनी में है, ए का दो सी में, सी इज करेक्ट। आप आगे का तैयार लेकिन याद रहे तो बहुत बढ़िया। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि क्या बोल रहा है। एक्सप्लेनेशन में देखिए, एक्सप्लेनेशन में ये भी सी दे रहा है, कहा ना। तो कौन सा गरीब कल्याण योजना बी 20 में, क्या हम सी बोले थे कि बी बोले थे? सी बोले थे। तो यहाँ पर क्या गरीब कल्याण योजना पैकेज कब आया? 2020 में। मुस्कान स्कीम कब आई थी? तो 21 में। इंद्रधनुष 14 में, इंद्रधनुष मिशन 14 में है। ये किसके लिए है? तो इंद्रधनुष एक बैंक के लिए भी है और एक बच्चों के लिए भी है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 2018 में, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 2018 में, ठीक, कोरोना से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रुद्रमा वारंगल के काकतिया चौथी स्वतंत्र शासक थी। चौथी स्वतंत्र शासक बोला रुद्रमा देवी जो थी। इस पर एक साउथ में मूवी भी बन चुकी है, बहुत अच्छी मूवी है, आप देखेंगे तो थोड़ा सा हिस्ट्री समझ में आएगी। रुद्रमा क्या है कि फोर्थ इंडिपेंडेंट, गलत, फोर्थ इंडिपेंडेंट नहीं है। क्या बोल रहा है? फोर्थ इंडिपेंडेंट स्वतंत्र शासिका थी, स्वतंत्र थी, ये सही। सी डिफीट पांड्या साउथ में जो पांड्या थे, ईस्टर्न गंगेया रूरल उड़ीसा
करेक्ट, दोनों ही करेक्ट है। ठीक, सी इज करेक्ट। पोलार, प्रोला काकतिया, जो प्रोला काकतिया के प्रथम संस्थापक थे। रुद्रमा गणपति देव की पुत्री थी। रुद्रमा जो है गणपति देव की पुत्री और चौथी स्वतंत्र शासक थी। दक्षिण में तमिल पांड्या, पूर्वी में गंगा शासकों को देवनागरी दोनों को पराजित किया, और ये कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है? रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है? सबको मालूम है, कन्वर्जन ऑफ मोमेंट, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट पर सिद्धांत पर काम करता है। ठीक, रॉकेट ऊपर जाने का सिद्धांत संवेग संरक्षण है। इसे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट बताए थे। प्रश्न इंग्लिश संस्कृत में संवेग के स्थान पर गति लिखा गया, जो गलत है। ये सही बात कह रहा है, गलत है। कंजर्वेशन मोमेंट हम तो अंग्रेजी से निकल करते हैं। ठीक, इसलिए अंग्रेजी का। चारकुला नृत्य किया, चारकुला ओ शंकर कृष्ण भगवान, क्या कृष्ण भगवान, चारकुला किसके लिए? कृष्ण भगवान। चारकुला नृत्य के संतरा में नितिन को विचार किया, चारकुला पर करते हैं। उत्तर प्रदेश क्षेत्र में सही, तो डांस परफॉर्मेंस वाले करेक्ट। नृत्य में पर्दा ढके महिलाएं अपने सिर पर बड़े बहुराष्ट्रीय गोलाकार लकड़ी के पिरामिड को संतोड़ कर और किस्ट के गीतों पर नृत्य करती है। क्या दोनों कथन सही है? तो हाँ, दोनों कथन क्या बोलते हैं, पहला कथन गलत है, दूसरा कथन सही है। ठीक, चारकुला नृत्य ब्रज में पाया जाता है, अवध में नहीं, यहाँ पर ब्रज में। ठीक, इसका हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो क्या बोल रहा है एक्सप्लेनेशन में बोल रहा है कि चारकुला नृत्य जो है उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक, इसमें नृत्य में पदा ढके महिला अपने सिर गोया में गोलाकार लकड़ी पिरामिड संतुलित कर कृष्ण के गोलाकार गीत पर नृत्य करती है। ठीक, होली के तीसरे दिन मनाया जाता है, जिसे दिन राधा का जन्म हुआ था। चारकुला नृत्य, चारकुला। ठीक, इसको याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, आपका ये साइंस से क्वेश्चन है। फिर तो इसमें बताना है कि कौन सा इंक्रीजिंग आर्डर में फ्रिक्वेंसी किसकी ज़्यादा है। इसमें सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी इंक्रीजिंग आर्डर में, सबसे पहले छोटा फ्रिक्वेंसी, उसके बाद सबसे बड़ा फ्रिक्वेंसी, उसके बड़ा सबसे लास्ट में सबसे बड़ा फ्रिक्वेंसी। सबसे बड़ा फ्रिक्वेंसी किसकी है? तो सबसे बड़ा फ्रिक्वेंसी एक्सरे की है। सबसे बड़ा फ्रिक्वेंसी एक्सरे की। तो एक्सरे किसमें लास्ट में है? तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, दोनों गलत। ये वाला सही है, मतलब ये ऑप्शन तो दिया है। चलो, लेकिन हम लोग करते हैं एलिमिनेट। ठीक, सबसे छोटी फ्रिक्वेंसी रेडियो की है, जिसको हम लोग सुनते हैं। ठीक, तो चौथा ये करेक्ट मार्क, आगे बढ़ो। ठीक, इसका एक्सप्लेनेशन दिया है, एक्सप्लेनेशन थोड़ा देखते हैं। तो दी गई विद्युत चुंबकीय तरंगों का फ्रिक्वेंसी के संदर्भ में बढ़ता है। रेडियो सबसे छोटा, और इसको इंफ्रारेड बोलते हैं। इंफ्रारेड से छोटा, उससे बड़ा विजुअल रे, एक्सरे। ठीक, नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति नेक्स्ट पॉलिटिक्स क्वेश्चन है। भारत का राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्रों को अधिसूचित करता है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नोटिफाई द शेड्यूल एरिया। सेकंड क्वेश्चन, स्टेट विद शेड्यूल एरिया नीड टू कंस्टिट्यूट एज अ ट्राइबल एडवाइस काउंसिल। दोनों ही करेक्ट ऑप्शन है। आर्टिकल 244 में इसका प्रावधान है, राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्रों को अनुसूचित करेगा। राष्ट्रपति किसी अनुसूचित क्षेत्र का दर्जा प्राप्त समाप्त भी कर सकता है। उल्लेखनीय है, करंट अफेयर में चपक के पड़ा हुआ था, दो तीन साल से चल रहा था मैटर। राज्यों में जनजाति सलाहकार परिषद का गठन करना होता है, इस प्रकार दोनों कथन सत्य है। नेक्स्ट, ऊंचाई बढ़ने का पानी का क्वथनांक घटता है। पानी का क्वथनांक घटता है, क्या ऐसा ही है? बॉइलिंग पॉइंट वाटर डिक्रीज एटीट्यूड, क्या बोला फिर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज विद एटीट्यूड माने ऊंचाई। ये पी, हम जानते हैं कि पी हमेशा क्या होता है? एच के यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, पी का होता है एच के यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब हाइट बढ़ेगी तो प्रेशर क्या होगा? हमेशा यूनिवर्सल प्रोपोर्शनल। हाइट बढ़ेगी तो पी घटेगा। ठीक, तो क्या हो? पी को एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज विद एटीट्यूड, गलत। ठीक, अब पी का बोला बॉइलिंग पॉइंट वाटर डिक्रीज विथ इंक्रीज एटीट्यूड, यानी जब हम हाइट बढ़ रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज, यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीज विथ, यानी ऊंचाई पर जाने पर बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? नहीं बढ़ेगा। जब प्रेशर कम हो जाएगा, प्रेशर क्या होगा? प्रेशर कम हो जाएगा तो उसका जो है, जैसे ये वाटर है तो वाटर के बीच में जो वाटर के मॉलिक्यूलों के बीच में जो फोर्स लगा है, वो फोर्स क्या होगा? मजबूत हो जाएगा। और उसको तोड़ने के लिए और ज़्यादा हमें क्या चाहिए? टेम्परेचर चाहिए। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? बढ़ने लगेगा। ठीक, यहाँ पर डिक्रीज कर रहा है, तो दोनों ही इनकरेक्ट है। चलिए नेक्स्ट, बी का क्या बोल रहा है? ए सत्य है किंतु ए असत्य है। ऊंचाई पर जाने पर मामूली दाब कम होता है और जल का क्वथनांक घट जाता है। जल का क्वथनांक बोले, जल का
क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज। ये गलत है, गलत है, दोनों गलत है, दोनों गलत है, दोनों गलत है। यहाँ पर ऑप्शन में क्या दिया है? ए और बी दोनों गलत सत्य हैं। ए और दोनों, ये दोनों, ये दोनों, मतलब कि ऑप्शन में कहीं दोनों को असत्य कहा ही नहीं है, ठीक ना। इसलिए इसको ये कह दिया है कि बी को मान के लेके चलो, ठीक। लेकिन यहाँ पर क्या, हाँ जब ऑप्शन में दिया है तो इसी को मारिए, लेकिन ये चीज़ हम कहेंगे कि ये गलत है। जब कोई भी, जैसे आप समझने की कोशिश कीजिए, जब कोई ये पानी है, ठीक, इसको समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं क्या कर रहा है कि जब हम जानते हैं कि ऊंचाई पर जाने पर क्या होता है कि हमारा प्रेशर घटने लगता है। प्रेशर क्या होता है? घटने लगता है। जैसे ऊंचाई पर जाते हैं प्रेशर घटने लगता है, ठीक, बढ़ता नहीं, प्रेशर घटता है, दबाव घटने लगता है। जब दबाव घटेगा तो ये जब हम पानी यहाँ पर गर्म करेंगे, ठीक, तो इनके बीच का जो कण है, जो इनके बीच का कण है, इनके बीच का फोर्स बढ़ जाएगा। क्या होगा? ये बीच का फोर्स बढ़ जाएगा। इसीलिए तो पहाड़ों पर क्या होती है, दाल देरी से गलती है। अगर क्वथनांक उसका अगर बढ़ जाता, घट जाता, जो बोल रहा है कि तुम्हारी प्रेशर हुई, तो क्या बोलता है बॉइलिंग पॉइंट, अगर बॉइलिंग पॉइंट उसका घट जाता तो कम भी टेम्परेचर को क्या होती, गलने लगता, ठीक, लेकिन नहीं गलता है। जब वायुमंडलीय दाब क्या होता है, वहाँ पर घट जाता है, वायुमंडलीय दाब घट जाता है तो उनके बीच का फोर्स बढ़ जाता है। बोर्ड फोर्स बढ़ने पर उनको और टेम्परेचर देने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्टिकल 26 किससे रिलेटेड है? सबको मालूम है। आर्टिकल 26 आपका रिलीजियस से रिलेटेड है। किससे? रिलीजियस। तो इसमें रिलीजियस कौन है? कहीं है धार्मिक वाला? हाँ देखिए ये रहा तीसरा, 26 का 3, 26 1 का 3, 1 का 3 कौन में है? सब में है, इसमें नहीं है, बस ये गलत है, ये सब में है, ठीक। 40 सबको मालूम है क्या होगा? 40 किसके लिए? ग्राम पंचायत के संगठन के लिए। सबको मालूम होना चाहिए, नहीं मालूम है तो मालूम होना चाहिए। तो ए का, बी का 4, बी का 4 किस में? सब में है, इसमें नहीं है, भी खत्म। अब 98, 98 किससे है? 98 आपका सी का पार्लियामेंट्री सेक्रेटेरियन से है, ठीक ठीक। सी का क्या होगा? 2 से, सी का 2 से, यानी ये इज करेक्ट। डी का 329 किससे है? तो 329 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनियन टेरेटरी से, ठीक। चलिए एक्सप्लेन देख लेते हैं, एक्सप्लेन में वही दिया है कौन किससे जुड़ा है, ठीक है ना। उसको नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। दे आर नॉट इन्फोर्सिबल बाय कोर्ट। सही, कोर्ट के द्वारा डीपीएसपी नहीं इन्फोर्सिबल है। ये कहाँ पर आता है? तो ये पार्ट 4 में है। किसमें? पार्ट 4 में, डीपीएसपी, डीपीएसपी, ठीक, पार्ट 4 में है डीपीएसपी, ठीक। ये कोर्ट के द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं है, ठीक। इट शैल बी ड्यूटी ऑफ स्टेट ऑफ अप्लाई दिस प्रिंसिपल टू मेकिंग लॉ। करेक्ट, ये ड्यूटी ऑफ स्टेट की है, इसलिए दोनों स्टेटमेंट इज करेक्ट। बी इज करेक्ट आंसर। कौन सा? बी इज करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, एक्सप्लेनेशन में दिया है, देखिए आर्टिकल 36 से 51 के बीच में है, डीपीएसपी संबंध है जिसे पाठ भाग में पाया जाता है। इसमें पहला, ठीक, इसी तरह से ऑप्शन बी है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, फारूक सियार यहाँ पर दिया है शासकों विचार करना। तो इसमें शासकों विचार में मुगल एम्पायर के बारे में दिया है, तो मुगल एम्पायर का सबसे बताना है कौन सा किससे है। फारूक सियार कब आया था? फारूक सियार 1717 में। फारूक सियार जलंधर शाह, उसके बाद रंगीला जिसको बोलते थे, बहादुर शाह, मोहम्मद शाह, ठीक। अब यहाँ पर कौन सा सही है? सबसे पहले आपका आता है औरंगजेब के मरने के बाद 1707 में बहादुर शाह बनता है, बहादुर शाह, ठीक। बहादुर शाह, जफर और बहादुर शाह, जफर लास्ट है, ठीक। बहादुर शाह बनता है। तो बहादुर शाह कौन सा है? तो यहाँ पर बहादुर शाह 3rd वाला। बहादुर शाह के बाद जहांगीर शाह बनता है, बहादुर जहांगीर शाह, ठीक, यानी सी ऑप्शन करेक्ट है। देखिए प्रथम बहादुर शाह 1707, ठीक, 1712 से 1713 से जहांगीर शाह,
फारूक सियार 1713 से, मोहम्मद रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला, बोले ना मोहम्मद शाह रंगीला 1719 से 48 तक रहता है। विकल्प सी करेक्ट निम्नलिखित। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर फिर हमारा पॉलिटिक्स है। तो इसमें पॉलिटिक्स क्वेश्चन है, तो इसमें क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, तो पहला ऑप्शन है कॉन्स्टिट्यूशन वेस्ट एग्जीक्यूटिव पावर, जो कॉन्स्टिट्यूशन वेस्ट एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन इन द प्रेसिडेंट, ठीक, यानी संविधान संघ कार्यपालिका शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित है। सही। सेकेंड, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट, सही, ठीक। तो दोनों स्टेटमेंट इज करेक्ट है और दूसरे का एक्सप्लेनेशन भी है, सी इज करेक्ट। एक्सप्लेनेशन, भारत के संविधान में आर्टिकल अनुच्छेद 353 तहत संनिहित है। ये सत्य है, राष्ट्रपति प्रमुख होता है, ठीक। 74 में एग्जीक्यूटिव होता है, ठीक ना। इसके 74 में बोला है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है COM, वो प्रेसिडेंट को क्या करते हैं, सजेशन देते हैं, उन्हीं के कार्यों पर काम करता है। क्यों? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया PO है, ठीक। नेक्स्ट, यहाँ पर दिवस और डेट दिया गया है, कौन सा कब मनाया जाता है, ठीक, ठीक ना, ये याद होना चाहिए। वर्ल्ड ओजोन डे 3 मार्च को मनाया जाता है, कौन सा, बहुत टफ है, हमको याद नहीं होता है। वर्ल्ड ओजोन डे 3 मार्च को, कब, 3 मार्च को, ठीक। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन 3 मार्च को मैच कर रहा है? स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है, वर्ल्ड हेल्थ डे, ठीक। अब इसी में से आपको दिखाता हूँ कौन सा ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन कहाँ गया ऑप्शन, ये रहा। ऑप्शन कौन सा, वर्ल्ड ओजोन डे का कौन सा है? सी का फर्स्ट किस में है? सी का फर्स्ट कहाँ 11 जुलाई को मनाया जाता है क्या? विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। विश्व जनसंख्या दिवस, डी ऑप्शन सही है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को, ठीक। 3 मार्च को वन्य जीवन मनाया जाता है। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन रूबी लेजर के बारे में है, ठीक। तो रूबी लेजर यहाँ पर एक प्रकार का फर्स्ट मैन मेड द रूबी लेजर विद द पल्स। सही। रूबी लेजर क्या है कि क्या पल्स करेगा? ब्लू लाइट उत्पन्न करेगा, ठीक। गलत, ब्लू लाइट नहीं करेगा, ठीक ना, गलत स्टेटमेंट है। रूबी लेजर प्रोड्यूस द रेड लाइट, ये करेक्ट है, क्योंकि इसका वो इंटेंशन हाई होता है, ठीक। 1960 में थियोडोर मैन ने प्रथम रूबी लेजर का विकास किया था। रूबी लेजर में जो विजिबल लाइट, जो प्रकाश निकलती है, उसमें गहरे लाल रंग का होता है, ठीक। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, ठीक। तो ये रहा, पेपर ख़त्म हो गया। 40 का 40 क्वेश्चन हम GS का कंप्लीट कर लिए। तो इसमें हम ये देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन कितना पूछा गया है, उसकी रणनीति क्या होनी चाहिए। आप देख सकते हैं कि ये 2023 में जो वारों का एग्जाम हुआ था, जो कैंसिल हो गया था पेपर आउट होने का, उसमें कितने क्वेश्चन पूछे गए? तो भारतीय इतिहास को जो 3 पार्ट में बांटा गया है, एशियन हिस्ट्री, मिडविल और मॉडर्न। एशियन से 1 क्वेश्चन आया था, मिडविल से 6 क्वेश्चन आए थे, मॉडर्न से 16 क्वेश्चन आए थे। तो ये आपको मालूम होना चाहिए, इस तरह से क्वेश्चन आए थे। भारतीय राज्य व्यवस्था से 9 क्वेश्चन आए थे, इंडियन पॉलिटी। ज्योग्राफी से 22 क्वेश्चन आए थे, सामान्य जनरल साइंस से 15 क्वेश्चन आए थे, इकोनॉमी से 14 क्वेश्चन आए थे, उत्तर प्रदेश विशेष से 9 क्वेश्चन, करंट अफेयर्स से 18 क्वेश्चन, मैथ और रीजनिंग से 14 क्वेश्चन आए थे, सामान्य GK से 14 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन, और पर्यावरण से 1 क्वेश्चन, कृषि से 3 क्वेश्चन। इतने क्वेश्चन आए थे, हम हल करने पर हमें यही प्राप्त हुआ है। और सबसे बड़ी बात क्या है इसमें कि आप ये ध्यान दीजिए कि हमें उसी पैटर्न में हल करना है। तो सबसे ज़्यादा देखिए, आप सबसे बड़ा स्कोर किसका है? तो ज्योग्राफी, आप यहाँ पर देखते हैं तो ज्योग्राफी का सबसे बड़ा स्कोर है। ज्योग्राफी सबसे ज़्यादा, ये क्या है, ज़्यादातर करंट अफेयर से, प्लेस, स्थान, जगह
इन्वायरमेंट का अगर देखते हैं तो इसमें भी अगर आप जोड़ देंगे तो इन्वायरमेंट ज्योग्राफी लगभग सिमिलर होती है। तो आपको देखिए ज्योग्राफी ज़्यादा फोकस करना है। ज्योग्राफी हिस्ट्री तो कभी बदलती नहीं है, लेकिन करंट अफेयर का ध्यान देंगे तो करंट अफेयर बेस आपको अगर देखेंगे तो इसमें से आपको आराम से 5-6 करंट अफेयर से हल हो जाते हैं। पोल्ट्री ज़्यादातर करंट अफेयर बेस ही होती है। ठीक, ये तो हम कोर करंट अफेयर की बात कर रहा हूँ, कोर। तो आपको करंट अफेयर में बहुत ज़्यादा करंट अफेयर हम अगर देखते हैं तो किसी भी एग्जाम में 35 से 40% पूछा जाता है। तो 35 से 40%। अगर हम डायरेक्ट देखते हैं, इनडायरेक्ट अगर देखते हैं तो इनडायरेक्ट तो हम कहेंगे 50% करंट अफेयर, 50% नहीं कहेंगे तो 40 से 50% करंट अफेयर होता है। इनडायरेक्ट भी देखें, इनडायरेक्ट रूप से। तो इसलिए आप कृषि जो पूछा गया है, जो भी कृषि का 3 क्वेश्चन थे, एक फैक्चुअल, एक जो था ट्रेडिशनल था, बाकी करंट अफेयर बेस्ड थे। ठीक, समझ रहे हैं। तो अब हम थोड़ा सा सिलेबस देख लेते हैं कि सिलेबस क्या क्या है, और हमको उसी अकॉर्डिंग पढ़ना है, यही सिलेबस है। लेकिन अगर सिलेबस में हम थोड़ा सा ध्यान देखिए, हमारा कुछ नई इनिशिएटिव भी है तो उस पर आप कर सकते हैं। देखिए, हम गद्यांश का भी शुरुआत किया, चौथा पार्ट डाला गया है। इसको आप देखिए कैसे हल किया जाए। तो ये चौथा पार्ट है, इसमें हम सामान्य हिंदी मेंस के पर्पज से किया जा रहा है। और इसमें गद्यांश का हो गया, सारांश का हो गया, 3 रेखांकित हो गया, पत्र सारणी पर चल रहे हैं। इसको चार्ट पेपर में इन दोनों, तो हम चौथा ये पार्ट आपका वीडियो आगे यूट्यूब पर है, आप उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और नेक्स्ट देखिए, हाँ, पेपर हॉली कर रहे थे तो पेपर हर संडे को, सैटरडे को होगा, तो आप ध्यान दीजिए। और ये आर का आपका तैयारी पूरा किया जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये एक्सपर्ट के द्वारा, ठीक, हर सैटरडे को आप 10:30 बजे लाइव आ सकते हैं, 10 बजे, ठीक। तो आपको तैयारी किया जाएगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी। और रही हमारे सिलेबस, तो लास्ट में हम सिलेबस देखते हैं। तो हमारा ये सिलेबस है। इस सिलेबस में अगर हम देखें तो हमारे प्री का हमारा सिलेबस देखते हैं, तो इस प्री में हमारे पास 120 अंक का है, जीएस पूछा जाता है, 140 अंक का जीएस है, ठीक। और 60 अंक का आपका हिंदी है। इसमें हम तो यही टारगेट करेंगे कि आप 55 नंबर का टारगेट लेके चलिए, कि 55 में 55 नंबर लेके आना ही आना है। अगर 55 से नीचे आते हैं तो आप फील्ड से बाहर है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आप इसको ऐसा तैयार कीजिए कि 60 में 60 लाइए, ताकि मेंस में आपको 180 नंबर का है तो 180 नंबर में से 170 नंबर या 150 नंबर मेंस में लेके आइए। प्री निकालने से कुछ नहीं होगा। इसलिए बोल रहा हूँ कि आप अभी से इसमें बढ़िया से तैयारी कीजिए, इतना ज़बरदस्त तैयारी कीजिए कि 140 नहीं, 140 जो है, 140 नहीं, 130, 125 लेके आइए। ये टारगेट होना चाहिए, नहीं तो फिर नहीं होगा अगर आप सोचते हैं। क्योंकि अगर इधर अब जितना बढ़िया से तैयारी कर लेंगे उतना ही मेंस में आपको आराम मिलेगा। देखिए, मेंस का सिलेबस क्या है, उसमें 120 नंबर का है और 60 नंबर का हिंदी है। 60 नंबर का हिंदी है, जो हिंदी आपका लाभ देगा, 180 नंबर हो गया। लिखने वाला क्या है, लिखने वाला में आप 100 नंबर का है, 100 नंबर में 5 क्वेश्चन है। ये 100 नंबर का है, जिसको हिंदी या लेख बोलते हैं। 100 नंबर का, 100 में आपको 80 लाने में हालत ख़राब हो जाएगा, हमको जहाँ तक उम्मीद है। इसलिए आप इधर अगर चपक कर लाते हैं, इधर ले आते हैं, तो 80 नंबर भी आ जाएगा, 70 भी आ जाएगा, तो आपका काम हो जाएगा, ठीक। लेकिन कोशिश कीजिए कि इसमें भी 90 लाइए, जितना ज़्यादा कोशिश कीजिए उतना हर क्वेश्चन, क्योंकि जितना कंपटीशन है बहुत हार्ड हो गया है, ठीक। और फिर आपका लास्ट में ये है, तो हम निबंध है, निबंध को छोड़िए, निबंध में तो 190 लाने में हालत ख़राब हो जाती है, ठीक। अरे 90 नंबर लाने में, 120 है ना, 90 नंबर लाने में हालत ख़राब हो जाएगी। तो 120 है, इसमें 90 आने में हालत ख़राब हो जाएगी। इसमें आपका, इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप प्री को एकदम ज़बरदस्त तैयार कीजिए, मेंस के रूप में तैयार कीजिए, ताकि आपको इसमें से जो जीएस है उसमें से 125 से नहीं 130 नंबर, एक टारगेट आप रख के चलिए, 125 से 130 के बीच में हमको नंबर लाना है। हिंदी में 60 में 60 लाना है, तब जाके होगा, ठीक। तो हमने आज पेपर देखा, उसमें क्वेश्चन देखा कि कौन कौन से, और इस जुड़े रहिए और हम लोग अपनी तैयारी रखेंगे कंप्लीट। और उसमें कोई भी ऐसा चीज़ नहीं होगा जिसको छोड़ जाएगा। और प्रैक्टिस पेपर से डायरेक्ट क्वेश्चन, 40% क्वेश्चन डायरेक्ट पेपर से आते हैं, घुमा फिरा के 40%। अगर पेपर से आया हुआ क्वेश्चन आप गलत कर देंगे तो आप नहीं, खेल से बाहर है। तो ठीक है, धन्यवाद, राधे राधे, जय हिंद।